नमस्ते, गुड मॉर्निंग। इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे और इस बुलेटिन में बात करेंगे महाशक्तियों के मिलन के बारे में। एससीओ समिट में पीएम मोदी का संबोधन सामने आया है। बिना नाम लिए पीएम मोदी ने अमेरिका की नीतियों पर निशाना साधा। संरक्षणवाद को खत्म करना होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा यह कहा गया। वर्चस्ववादी सोच किसी के हित में नहीं है। एससीओ बैठक में पीएम ने आतंकवाद पर प्रहार किया है। साइबर आतंक के खतरे से निपटना होगा और आतंक शांति के लिए बड़ा खतरा है। पीएम मोदी ने कहा है ये सीमा पर आतंकवाद में जीरो टॉलरेंस नीति। और एससीओ में पीएम ने पहलगाम हमले का भी जिक्र किया। आतंकवाद की वजह से कितने बच्चे अनाथ हुए, पीएम मोदी ने कहा ये। और भारत ने आतंकवाद का दंश झेला है। आतंकवाद के हर रूप का मिलकर अंत करना होगा। कुछ देशों का आतंक को समर्थन स्वीकार नहीं, पीएम ने यह कहा है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है तो पीएम मोदी ने सीधे तौर पर पहलगाम आतंकी हमले का जिक्र किया, आतंकवाद का जिक्र किया और साथ ही साथ कहा कि वर्चस्ववादी सोच किसी के हित में नहीं है। एससीओ बैठक में पीएम मोदी ने आतंकवाद पर कड़ा प्रहार किया। तो एससीओ समिट में पीएम मोदी का संबोधन और इस दौरान पीएम मोदी ने अमेरिका की नीतियों पर निशाना साधा। संरक्षणवाद को खत्म करना होगा, पीएम मोदी ने कहा। ये वर्चस्ववादी सोच का जिक्र उन्होंने किया कि किसी के हित में नहीं होती है। आतंकवाद पर भी पीएम मोदी ने एक बड़ा प्रहार किया है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। पीएम मोदी ने आतंकवाद पर एक बड़ा प्रहार किया और पहलगाम आतंकी हमले का जिक्र पीएम मोदी ने किया। पीएम ने कहा कि आतंकवाद किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं है और आतंकी हमलों से कई बच्चे अनाथ हुए, ये भी पीएम मोदी ने कहा। मुझे खुशी हो रही है हमारे शानदार स्वागत और आतिथ्य सत्कार के लिए मैं राष्ट्रपति श्री का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। आज उज्बेकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे है। कल किर्गिस्तान का राष्ट्रीय दिवस था। इस अवसर पर मैं दोनों लीडर्स को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। भारत पिछले 4 दशकों से निर्मम आतंकवाद का दंश झेल रहा है। कितनी ही माताओं ने अपने बच्चे खोए और कितने बच्चे अनाथ हुए। हाल ही में हमने पहलगाम में टेररिज्म का बहुत ही घिनौना रूप देखा। इस दुख की घड़ी में जो मित्र देश हमारे साथ खड़े रहे, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। तो पीएम मोदी का आपने सुना किस तरीके से एससीओ समिट के दौरान पीएम मोदी का संबोधन ये सामने आया। पीएम मोदी ने एससीओ समिट को संबोधित करते हुए अहम मुद्दों का जिक्र किया। अमेरिका की नीतियों का भी पीएम मोदी ने बिना नाम लिए हुए विरोध किया, जिक्र किया। दूसरी ओर पीएम मोदी ने आतंकवाद का भी जिक्र किया कि भारत ने आतंकवाद का दंश झेला है। पीएम ने यह भी कहा कि आतंकवाद की वजह से कई बच्चे अनाथ हुए। पहलगाम हमला मानवता पर हमला, ये पीएम मोदी के द्वारा कहा गया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आतंक शांति के लिए बड़ा खतरा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद को लेकर ये तमाम बातें जो हैं कही हैं। आतंकवाद, अलगाववाद बड़ी चुनौती है। साइबर आतंकवाद से निपटना होगा। साइबर आतंकवाद का, साइबर फ्रॉड का भी जिक्र जो है पीएम मोदी के द्वारा इस दौरान जो है किया गया। और पीएम ने यह भी कहा कि भारत ने आतंकवाद का दंश झेला है। तो ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है। पीएम मोदी का संबोधन चीन के तियानजिन शहर में जिस तरीके से एससीओ समिट इस वक्त जारी और एससीओ समिट के दौरान पीएम मोदी ने आतंकवाद का मुद्दा उठाया है। पहलगाम आतंकी हमले का मुद्दा पीएम मोदी के द्वारा उठाया गया। पीएम मोदी ने एससीओ के मंच पर पहलगाम आतंकी हमले का जिक्र किया है। ये बड़ी अपडेट निकलकर सामने आई है। साथ ही साथ अमेरिका की नीतियों का जिक्र भी पीएम मोदी ने किया है। ये एक बड़ी और अहम जानकारी है और एक कह सकते हैं कि सीधा संदेश भी यहाँ सीधा मंच से पीएम मोदी ने दिया है, क्योंकि एससीओ समिट पर पूरे विश्व की निगाहें बनी हुई हैं, क्योंकि इस मंच पर महाशक्तियाँ मौजूद हैं और इन महाशक्तियों के बीच किस तरीके से मंथन चल रहा है, इस मंथन पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं। हर कोई नजरें गड़ा कर बैठा है कि आखिर क्या मंथन होगा, किस तरीके से मंथन होगा और इसके बाद क्या कुछ निकलकर सामने आएगा इस मंथन के बाद।
तो इस वजह से भी पीएम मोदी ने जिस तरीके से इस मंच से ये महत्वपूर्ण बातें की हैं, ये जाहिर तौर पर दर्शाती बताती हैं कि किस तरीके से भारत का स्टैंड जो है वो बिल्कुल ही क्लियर है अपनी नीतियों को लेकर और आतंकवाद के मुद्दे को लेकर। अब इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ दो मेहमान जुड़े हैं, उनसे इस विषय पर चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। हमारे साथ अश्विनी राणा जी जुड़े हैं, इकोनॉमिक एक्सपर्ट है। हमारे साथ अरविंद सिंह तेजावत जी जुड़े हैं, जो कि फॉरेन एक्सपर्ट है, विदेश मामलों के जानकार। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है इस चर्चा में। चर्चा की शुरुआत अरविंद जी मैं आपसे करूंगा, क्योंकि यहाँ पर बात विदेश मामलों की ही निकलकर सामने आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से एससीओ की बैठक को लेकर जिक्र किया जाए अरविंद जी, अब लगातार ये कहा जा रहा है कि पूरे विश्व की निगाहें एससीओ बैठक पर बनी हुई हैं, क्योंकि तमाम महाशक्तियां यहाँ पर मौजूद हैं। तो ऐसे में इन महाशक्तियों के द्वारा क्या चिंतन मंथन किया जाता है, उसके बाद क्या निकलकर सामने आता है, उस पर सबकी निगाहें, खासतौर पर बात अगर अरविंद जी अमेरिका को लेकर की जाए तो। बिल्कुल सही कहा है, क्योंकि ये जो सदी है, 21वीं सदी है, वो एशिया की है। और आप देख रहे हैं कि अगर रूस को अगर हम एशिया का हिस्सा माने, तो दरअसल एशिया की 3 महान शक्तियां आपस में मिल रही है और इस विश्व का भविष्य तय कर रही है। मोदी साहब ने यह साफ कर दिया है कि आतंकवाद इस क्षेत्र का भविष्य नहीं हो सकता है। पाकिस्तान को साफ संदेश था, और जैसा कि आप लगातार क्लिपिंग में भी दिखा रहे हैं कि पुतिन साहब और मोदी साहब वहां से गुजर रहे हैं, और शरीफ साहब वहां साइड में खड़े थे पर उनकी तरफ ध्यान तक नहीं दिया गया। तो वह वास्तव में कभी कभी जो आपका जो चाल चलन होता है, वह बहुत सारी चीजें तय कर लेता है। तो एक तो यह साफ कर दिया, दूसरा है कि मोदी साहब ने यह भी कह दिया है कि संरक्षणवाद को किसी भी स्तर पर प्रश्रय नहीं दिया जाएगा। और यह अमेरिका को अप्रत्यक्ष रूप से साफ साफ संदेश है, भले उसमें अमेरिका का नाम नहीं लिया गया हो, कि संरक्षणवाद को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यहाँ मुख्य बात यह है कि अमेरिका चीन को अपने लिए जितना खतरा मानता है, भारत को भी उसी तरह से खतरा मानता है। और यही कारण है कि जो टैरिफ और जो भारत पे उन्होंने एक बड़ा टैरिफ थोपा है, जिसकी तैयारी वो लंबे समय से कर रहे थे। रूस का तेल वगैरह यह तो सब बहाना है, क्योंकि ट्रम्प साहब पहले से ही भारत को टैरिफ की घोषित कर चुके थे, और उन्होंने यह साफ कर दिया था कि भारत के खिलाफ भी वो कुछ कड़े कदम उठाएंगे। तो यहाँ यह भी देखने वाली बात है कि अमेरिका भी भारत को खतरे के रूप में देखता है। बस करना हमें यह है कि हमें आंतरिक सुधारों की जरूरत है। हमें चीन की मदद से जो इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो गति है उसे तेज करना होगा, और वो चीनी तकनीक से हो सकती है। तो इन सब चीजों का जो नई अंतरराष्ट्रीय जो समीकरण बन रहे हैं, उसका फायदा उठाना चाहिए। कभी कभी आपदा में अवसर देखना चाहिए। तो अमेरिका से दूरी का अभी जो फायदा है वह यह उठाना चाहिए कि चीन से भारत जो हासिल कर सकता है वह करने की कोशिश करनी चाहिए। अभिषेक साहब जी। अश्विनी जी, दूसरी ओर जिस तरीके से अगर इस पूरी मुलाकात को देखा जाए, क्योंकि जिस तरीके से पीएम मोदी जापान गया, उसके बाद पीएम मोदी की मुलाकात शी जिनपिंग से होती है, और आज एससीओ समिट के दौरान ये पूरी मुलाकात, बातचीत, क्या इसका एक खास असर अमेरिका पर पड़ता नजर आएगा? क्या अश्विनी जी आप मानते हैं कि जिस तरीके से जो बातचीत चीन और भारत के बीच हुई है, इसका असर जो है भारत की इकोनॉमी पर भी पड़ता हुआ नजर आएगा, क्योंकि व्यापार के रास्ते दोनों देशों के बीच अब खुलते नजर आ रहे हैं? देखिए, बिल्कुल ये जो एक मिलना है लोगों का, तीन शक्तियों का भी और चीन का भी और रूस का भी और भारत का, ये समिट जो है व्यापार से ज्यादा एक मैसेज देने का काम कर रही है उस ताकत को, और सभी लोगों ने उसमें उसको डिलीवर भी किया है। चीन के राष्ट्रपति भी कह रहे हैं, भारत के प्रधानमंत्री ने कहा है कि ये जो धमकाने वाली राजनीति है वो नहीं चलेगी। मतलब इतना ओपनली एक मैसेज उस देश को जो पूरे विश्व के अंदर अपनी दादागिरी करना चाहता है उसको दिया गया है। तो एक बहुत बड़ा संदेश है। निश्चित रूप से जियोपॉलिटिक्स पर बहुत इसमें असर पड़ेगा। व्यापारिक संबंध तो पहले भी थे, क्या है कि हम चाइना से इंपोर्ट तो कर ही रहे हैं, ऑलरेडी कर रहे हैं हमारा, लेकिन ट्रेड डेफिसिट है, क्योंकि वो वहां से मंगाते ज्यादा है, लेकिन चाइना को हम देने में अभी उतना सक्षम नहीं है कि हम उनको बहुत कुछ दे पा रहे हैं। लेकिन वो जो बाकी चीजें हैं, चाहे बॉर्डर का मसला हो
या मानसरोवर वाला हो, फ्लाइट्स वाला, यानी एक संबंधों में थोड़ा सा आप उसको टेम्परेरी फेज कहें, आप उसको परमानेंट कहें, लेकिन एक सुखद, जिसे कहना चाहिए ना, वातावरण बन रहा है, जिसके कारण से ट्रेड भी जो है वो एक पॉजिटिव वे में होगा। और हमें उसकी चीन की भी जरूरत है, चीन को भी भारत की जरूरत है, क्योंकि ये द्विपक्षीय संबंध है, लेन देन जो है, क्योंकि उसको यहाँ सामान भेजना है, हमें उससे खरीदना है, वो किन टर्म्स पर होगा, उसको इन्वेस्टमेंट करना। चीन ने राष्ट्रपति ने वो एक जहां डिक्लेयर किया है कि 280-81 मिलियन डॉलर जो है उसका वो निवेश जो है सब्सिडी के रूप में ये देशों को देने वाले हैं। वो चीन की एक अलग जी पॉलिसी हो सकती है कि वो छोटे छोटे देशों को उस तरह से करते हैं, लेकिन फिर भी इससे एक जो संबंध है, संबंध बनेंगे, एक मैसेज जाएगा, और जो व्यापार है उसके अंदर भी, जिसे कहना चाहिए, थोड़ी तेजी भी आएगी, और हमारी जो जरूरतें हैं वहां से वो हमारी पूरी होंगी, ताकि हम अपनी इंडस्ट्री को, जो वहां से हम सप्लाई चेन के रूप में लेते हैं, या बाकी सामान जो लेते हैं, बहुत सारा सामान है जो कि हम यहाँ बना रहे हैं, लेकिन उसके अंदर बहुत सारे ऐसे पार्ट्स हैं, चाहे सोलर का हो या बाकी भी, वो चीन के ऊपर हमारा डिपेंडेंस है, तो तब तक हमें उससे लेना है। तो वो संबंधों के कारण व्यापार में भी फायदा होगा, जियोपॉलिटिक्स में भी होगा, और अमेरिका को भी एक स्ट्रॉन्ग मैसेज इस समिट के थ्रू जा रहा है। ये एक समिट की मुझे लगता है सफलता देख सकते हैं। बिल्कुल अश्विनी जी, जिस तरीके से आपने जिक्र किया, दूसरी ओर अरविंद जी मैं आपका रुख करूंगा, और जिस तरीके से इन तमाम चीज़ों को हम देख रहे हैं, और जो ये तस्वीरें सुबह निकलकर सामने आई थी, उन तस्वीरों का अगर जिक्र किया जाए अरविंद जी, जिसपे हमने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब मुलाकात पुतिन से सुबह की थी, जब वो मुलाकात हुई थी, जो बॉडी लैंग्वेज थी, उस बॉडी लैंग्वेज को किस तरीके से आप डिस्क्राइब करना चाहेंगे? क्योंकि इस बॉडी लैंग्वेज में हमने देखा कि दोनों नेताओं ने एक दूसरे से बड़ी गर्मजोशी के साथ जो है मुलाकात की थी, और जब पुतिन ने पीएम मोदी को वहां पर देखा था, जब आई कॉन्टैक्ट हुआ था, तो उनकी वॉक जो थोड़ी तेज भी हो गई थी। इसके बाद उन्होंने खुद से सामने से हाथ आगे बढ़ाया, और इसके बाद दोनों नेता जो है वो गले लगते नजर आए गर्मजोशी के साथ। अरविंद जी। हाँ, बिल्कुल ठीक कहा है अभिषेक साहब। जो बॉडी लैंग्वेज होती है उसका कूटनीति में प्रतीकात्मक महत्व होता है जी। तो सिंबॉलिक इंपोर्टेंस तो है ही उसकी, इसमें कोई दो राय नहीं है, पर उसके साथ साथ यह भी बता रहा है कि दरअसल अगर हम सब एक साथ आते हैं तो दरअसल जो संरक्षणवादी और जो वर्चस्ववादी जो सोच है उसका मुकाबला कर सकते हैं। क्योंकि एससीओ, अगर हम एससीओ कंट्रीज के बारे में बात करें तो ये वो मजबूत देश है जो दुनिया की 1/4 आबादी को का रिप्रेजेंटेशन करते हैं। वो दुनिया की 1/4 भूमि पे कब्जा किए हुए हैं, और 33% पूरा विश्व की जो जीडीपी है उस पे कब्जा किए हुए हैं। दूसरी बात यह है कि राजीव गांधी जी के समय अगर हम देखेंगे तो नटवर सिंह जी साहब जब चीन के साथ गए और उन्होंने एक मुलाकात की, चीन को आश्वस्त किया, तो उसके बाद में एक लंबे समय तक, कम से कम 20 सालों तक हमें बॉर्डर पे कोई हलचल देखने को नहीं मिली, और हमने अमेरिका की दोस्ती की कीमत हमें गलवान के रूप में चुकानी पड़ी है। यह सच है। देखिए, जो अंतरराष्ट्रीय राजनीति में या जो विश्व की जो वास्तविकता है, यथार्थ से हम उनसे मुंह नहीं मोड़ सकते हैं। हम किसी युद्ध में उलझना नहीं चाहते हैं, चाहे वो पाकिस्तान ही क्यों ना हो। फिर चीन से उलझना तो बिल्कुल भी नहीं है। दोनों एक दूसरे के प्रतियोगी हो सकते हैं, प्रतिद्वंद्वी नहीं। यही जो चीन के जो शी जिनपिंग साहब है, वहां के जो कंट्री हेड है, उन्होंने ऐसा कहा है, और ये बात कुछ हद तक सही भी है। बिल्कुल अरविंद जी, जिस तरीके से आप तमाम बातों का जिक्र कर रहे हैं, इस बीच हम अपने दर्शकों को तस्वीरें भी एक बार दिखा देते हैं, उसके बाद मैं लौटूंगा, बातचीत करेंगे हम कि किस तरीके से मुलाकात हुई थी, और इस मुलाकात के जो तमाम मायने निकाले जा रहे हैं वो तस्वीरें हम एक बार अपने दर्शकों को दिखाएंगे। आप देखिए किस तरीके से आज की सबसे बड़ी तस्वीर जो है निकलकर सामने आई है, जहां पीएम मोदी और पुतिन की मुलाकात हुई है। मुलाकात के दौरान की तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, किस तरीके से पीएम मोदी और पुतिन की मुलाकात हुई। और सबसे बड़ी बात यह आप देखिए किस तरीके से जब यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब
मुलाकात के दौरान यहां पर शहबाज शरीफ जो हैं वो देखते नजर आए पीएम मोदी और पुतिन को, और टोटली इग्नोर यहां पर पीएम मोदी और पुतिन ने, आप ये देखिए तस्वीरों में किस तरीके से पुतिन और मोदी बात करते नजर आए, शहबाज शरीफ को टोटली इग्नोर किया है। और इस बीच ये तस्वीर और निकलकर सामने आई थी जिसमें शी जिनपिंग, पुतिन, पीएम मोदी नजर आए, और ये तस्वीरें भी काफी कुछ कहती नजर आ रही हैं। जिस तरीके से लगातार इंडिया न्यूज आप तक अपडेट्स पहुंचा रहा है, तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वो भी इन्हीं बातों का जिक्र कर रहे हैं। जिस तरीके से अरविंद जी भी अभी जिक्र कर रहे थे कि जियो पॉलिटिक्स में बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ कहती है। आपका एक शब्द ना कहना भी, आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है, जिस तरीके से आप चलते हैं, बोलते हैं, कुछ करते हैं, वो चीजें भी बहुत कुछ डिस्क्राइब करती हैं। ठीक इसी तरीके से ये तस्वीरें बहुत कुछ कह रही हैं। इन तस्वीरों को देखिए आप, ये तीनों नेता जिस तरीके से खड़े हैं, ये आप ये माने कि सीधे तौर पर अमेरिका को एक बड़ा संदेश है। यहां पर भारत ने कुछ नहीं कहा, चीन ने कुछ नहीं कहा, रूस ने कुछ नहीं कहा, लेकिन बिना कहे बहुत कुछ कह दिया, एक बड़ा स्पष्ट संदेश दे दिया कि तीनों देश एक साथ खड़े हैं। ट्रंप का टैरिफ वॉर जो है कितना भी कुछ कहता नजर आए, कुछ भी वो टैरिफ वॉर को लेकर करें, लेकिन हम तीनों साथ खड़े हैं। इस बीच ये कल की तस्वीरें आपके स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जब कल पीएम मोदी एससीओ समिट में शामिल होने के लिए पहुंचे थे, तो उस दौरान की तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से शी जिनपिंग ने पीएम मोदी का स्वागत किया। दोनों नेता गर्मजोशी से हाथ मिलाते नजर आए, और यहां पर भी जो एक फ्रेंडशिप शुरू हो रही है भारत और चीन की, ये उसकी शुरुआत को दर्शाता, बताता है कि किस तरीके से यहां पर आप देखिए कि हाथ मिलाया। एक फॉर्मल हैंडशेक कहा जाता है, लेकिन यह हैंडशेक फॉर्मल हैंडशेक नहीं है, क्योंकि आप देखिए किस तरीके से गर्मजोशी के साथ यहां पर दोनों नेताओं ने हाथ मिलाया। पीएम मोदी का स्वागत जिस तरीके से रेड कार्पेट पे किया गया। अब बात करते हैं यहां पर पीएम मोदी की बड़ी बातों को लेकर। पीएम मोदी ने अमेरिका की नीतियों का जिक्र बिना नाम लिए किया। संरक्षणवाद को खत्म करना होगा, ये पीएम मोदी ने कहा है अपनी बड़ी बातों के दौरान, एससीओ समिट के दौरान। वर्चस्ववादी सोच किसी के हित में नहीं है, पीएम मोदी ने इस बात का भी जिक्र किया। एससीओ की बैठक में पीएम ने आतंक का मुद्दा उठाया है, ये बड़ी बातें हैं प्रधानमंत्री के द्वारा। पीएम ने पहलगाम आतंकी हमले का जिक्र किया। पहलगाम आतंकी हमले का मुद्दा भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एससीओ समिट में उठाते नजर आए। पहलगाम हमला मानवता के ऊपर हमला है, ये पीएम मोदी ने कहा है, और साथ ही साथ कहा कि आतंक शांति के लिए एक बड़ा खतरा है। ये पीएम मोदी की बड़ी बातें हैं। आतंकवाद, अलगाववाद बड़ी चुनौती, ये कहा पीएम मोदी ने एससीओ समिट के दौरान। ये बड़ी बातें रही हैं। साइबर आतंकवाद से भी निपटने का जिक्र पीएम मोदी ने किया है, यानी कि जिस तरीके से लगातार साइबर हमले बढ़ रहे हैं, उसका जिक्र पीएम मोदी ने किया। भारत ने आतंकवाद का दंश झेला है, ये कहा पीएम मोदी ने। और साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंकवाद मानवता के लिए साझा चुनौती है, एक बड़ी चुनौती है ये आतंकवाद। ये कहा पीएम मोदी ने, आतंकवाद हर देश, हर व्यक्ति के लिए चुनौती है, प्रधानमंत्री ने कहा है ये। तो पीएम मोदी की ये बड़ी बातें हैं। पीएम मोदी ने अमेरिका की नीतियों पर भी निशाना इस दौरान साधा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये बड़ी बातें हम आपको बता रहे हैं कि जिस तरीके से पीएम मोदी ने एससीओ समिट के दौरान इन तमाम बड़ी बातों का जिक्र किया है। और सीधे तौर पर पीएम मोदी ने पाकिस्तान के ऊपर यहां से कड़ा प्रहार किया, अमेरिका के ऊपर कड़ा प्रहार किया, और अमेरिका को भी स्पष्ट संदेश पीएम मोदी ने दे दिया कि आप तमाम चीजों को लेकर पाबंदियां लगाने की कोशिश करो, लेकिन भारत जो है वो अपने हितों की रक्षा करना जानता है। भारत जो है वो अपने हिसाब से चीजों को करेगा, अपने हितों को पहले देखेगा, अपने देश के लोगों को पहले देखेगा। और पीएम मोदी ने भी लाल किले से इस बात का जिक्र किया था 15 अगस्त के दिन कि जो भारत में किसान है, जो किसान के हित है, उन हितों का ध्यान सबसे पहले हम रखेंगे, यानी कि जो भारत के लोग हैं उनके हित को ध्यान में रखते हुए ही कोई फैसला लिया जाएगा। अश्विनी जी, मैं आपका रुख करूंगा, और जिस तरीके से तमाम बातों का हम जिक्र कर रहे थे, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका की नीतियों को लेकर भी यहां सवाल उठाया, यानी कि क्लियर माना जाए अश्विनी जी कि भारत जो है वो अमेरिका की नीतियों के आगे झुकता नजर नहीं आएगा, उन्हें मानता नजर नहीं आएगा। नहीं, बिल्कुल। क्या है कि देखिए, आप पिछले 3 जो इस क्वार्टर का जो जीडीपी ग्रोथ है भारत का, वो जो एक्सपेक्टेड था उससे ज्यादा हुआ है। हमारी जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है वो बढ़ी है। ये भी संदेश बाकी सब देशों के लिए एक बहुत बड़ा संदेश है कि भारत किस प्रकार से आगे बढ़ रहा है। तो ये एक भारत की जो छवि है, भारत का जो स्वरूप है, वो बहुत मैटर करता है बाकी देशों के ऊपर कि भारत आज वो अर्थव्यवस्था नहीं है कि जो पिछड़ी हुई है या पीछे है। भारत आगे बढ़ते हुए, जहां बाकी देशों की जीडीपी ग्रोथ हमसे आधी है, तो ऐसे में भारत के प्रति बाकी देशों का रवैया
जो है वो भी एक बदलता हुआ दिखता है। और इसके कारण से निश्चित रूप से जो है एक मैसेज मैंने दोबारा से ये कि भाई इस समिट का जो मेन मकसद है, आप देखिए कि पाकिस्तान के सामने प्रधानमंत्री मोदी जी ने किस प्रकार से आतंकवाद के ऊपर अटैक किया है, किस प्रकार से उसको कहा है। और मित्र देश यानी उन्होंने बिना किसी देश का नाम लिए भी ये भी कह दिया कि भाई जिन्होंने हमें इस समय में जो है हमें सपोर्ट किया है उसका भी हम धन्यवाद करते हैं। यानी वहां से एक बहुत संदेश जिसे कहना चाहिए, हर विषय के ऊपर संदेश है, हर देश के लिए संदेश है। तो इससे बड़ा मुझे लगता नहीं कि एससीओ की जो समिट है इससे ज्यादा सफल हो। बिजनेस तो बिल्कुल होगा, अश्विनी जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि ये समिट जो है अपने आप में काफी ज्यादा सफल रही है, क्योंकि जिस तरीके से तमाम बातों का जिक्र किया गया उससे साफ तौर पर नजर आ रहा है कि अमेरिका को एक कड़ा संदेश दिया गया। लेकिन इस बीच चीन का जो संदेश है उसका जिक्र भी करते हैं। चीन ने किस तरीके से अमेरिका को स्पष्ट संदेश दिया है, क्या कुछ कहा है वो आपको बताते हैं। यहां पर कहा कि शीत युद्ध की सोच बांटने वाली है, ये चीन का कहना है। चीन के बारे में हम आपको बता रहे हैं, ऐसा ग्लोबल गवर्नेंस हो जिसमें सब बराबर हो, ये चीन ने कहा। इस बातों का जिक्र चीन ने किया है। साथ ही कहा कि दबाव डालने के तरीके सही नहीं है। चीन इन बातों का जिक्र करता हुआ नजर आया। शी जिनपिंग ने एससीओ समिट में कहा है गुटबाजी की टकराव वाली नीति निंदनीय है। यह कहा है शी जिनपिंग ने कि गुटबाजी की जो टकराव वाली नीति है वो भी निंदनीय है, शीत युद्ध की सोच बांटने वाली है। तो शी जिनपिंग भी जो है वो कह सकते हैं कहीं ना कहीं भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाए हुए खड़े नजर आए हैं। अरविंद जी, मैं आपका रुख करूंगा। जिस तरीके से चीन का ये बयान निकलकर सामने आया है, जहां अभी हम लोग बॉडी लैंग्वेज को लेकर बात कर रहे थे अरविंद जी, इस बीच क्लियरली यहां पर चीन जो है वो भारत का सपोर्ट करता नजर आया, या यूं कहें कि जो शब्द भारत के रहे हैं उससे ही मिलते जुलते शब्द और वही मुद्दा चीन का भी रहा। बिल्कुल अभिषेक जी, बिल्कुल ठीक बात है। और आप देखिए कि भारत जैसा चाहता था वैसा वैसा चीन कर रहा है जी। क्योंकि पिछली बार जब राजनाथ सिंह जी जब एससीओ समिट में थे, जो वो रक्षा मंत्रियों के स्तर की थी, तो वहां पे चीन आतंकवाद को उस संयुक्त घोषणा पत्र में शामिल नहीं करना चाहता था। किंतु मोदी साहब के जाने के बाद में चीन ने न केवल उसको घोषणा पत्र में शामिल किया है, उसके स्वर वो भी बहुत काफी नरम और ठंडे पड़े हैं। उसने ये कहा है, क्योंकि चीन को अब ये लगने लगा है कि भारत को साथ लिए बगैर अमेरिका का मुकाबला करना संभव नहीं है। और ये सच भी है जी। क्योंकि हम तीनों देशों की अर्थव्यवस्था जब सम्मिलित होती है तब हम अमेरिका का मुकाबला कर पाते हैं, तब हम अमेरिका को चुनौती देने की स्थिति में आते हैं। जब भारत, चीन, रूस और ईरान ये सारे ही महत्वपूर्ण देश एक साथ होते हैं, तब वह अमेरिका को हर मोर्चे पे चुनौती दे सकते हैं। ये अमेरिका की बहुत बड़ी गलती थी कि भारत जैसा इतना विश्वसनीय दोस्त उसे मिला हुआ था, जो न केवल दक्षिण एशिया में उसे रिप्रेजेंट कर रहा था, उसके तमाम मसलों को हल कर रहा था। जब श्रीलंका क्राइसिस आया, बांग्लादेश में कोई भी क्राइसिस आया या मालदीव में आया, तो सबसे ज्यादा मदद देने वाला भारत था, न कि अमेरिका। तो ऐसी स्थिति में जो भारत जो उसका अच्छा दोस्त हो सकता था, जो दक्षिण एशिया में ही नहीं आसियान कंट्रीज में भी वह उसका रिप्रेजेंटेटिव था और वह अमेरिका को रिप्रेजेंट कर रहा था। और ठीक उसके साथ साथ जो दूसरा खेमा है, चाहे वो ब्रिक्स हो या एससीओ हो, वहां वह अमेरिका के हितों को आगे बढ़ा रहा था। पर अमेरिका ने इन सब चीजों की कद्र किए बगैर भारत को धोखा दिया। और चीन यह अस्पष्ट रूप से यह बात बता भी रहा है। चीन भारत पर इसलिए निर्भर है कि जब अमेरिका पे उसका जब बाजार संकुचित होगा तो उसे भारत चाहिएगा, और भारत एक बहुत बड़ी आबादी है। पर भारत को ड्रैगन के शिकंजे में भी नहीं फंसना चाहिए। भारत को अपनी स्वतंत्र विदेश नीति कायम रखनी चाहिए, जैसा कि वह रख रहा है। इसका कारण यह है कि चीन ने अभी तक किसी भी मुद्दे पे हमें छूट नहीं दी है, चाहे वह पाकिस्तान का मामला हो, चाहे वह गलवान हो, या चाहे ऐसी और तमाम चीजें हो। और जो अश्विनी साहब जो ट्रेड डेफिसिट की बात कर रहे हैं वह भी सच है, पर उसकी बहुत ज्यादा अभी इस समय हमारे पास कोई विकल्प नहीं है या चिंता इसलिए नहीं करनी चाहिए कि अगर एक उदाहरण ले हम फार्मा इंडस्ट्री का, तो फार्मा इंडस्ट्री में भले ही भारत सबसे बेहतर कर रहा हो दुनिया में, चीन से भी बेहतर कर रहा है, पर उसके जो केमिकल्स वगैरह आते हैं वो सारे चीन से आ रहे हैं। ऐसी भारत की तमाम इंडस्ट्रीज हैं जिसकी डिपेंडेंसी चीन पे है,
और इसी कारण अगर आयात हो भी रहा है तो उसको सकारात्मक रूप में लेकर भारत को अपने यहाँ पे आंतरिक सुधारों पे जोर देना चाहिए। तभी मुझे लगता है कि भारत एक बहुत ही मजबूत राष्ट्र के रूप में उभरेगा। मैं अपनी बात यह कह के खत्म कर रहा हूं कि 1980 तक भारत और चीन की अर्थव्यवस्थाओं में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं था। मनमोहन सिंह जी के आर्थिक सुधार 10 साल बाद शुरू हुए, जिसका हमें आज तक खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। और अभी भी आंतरिक सुधारों की हमें जरूरत है। खासकर हमें ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स वगैरह ये कम करने होंगे और अर्थव्यवस्था के तमाम सेक्टर जिसमें हम कमजोर हैं उस पर ध्यान देना होगा। चीन और भारत कॉम्पिटिटर है उस मामले में कि दरअसल भारत का टर्सरी सेक्टर और जो चीन का सेकेंडरी सेक्टर अगर दोनों मिलकर अगर काम करते हैं तो मुझे लगता है कि पूरी दुनिया को एक बहुत ही सुखद भविष्य दे सकते हैं। अभिषेक साहब जी बिल्कुल। दूसरी ओर अश्विनी जी, जिस तरीके से तमाम इन बातों का जिक्र हम लोग कर रहे हैं, अब व्यापार को लेकर बात की जाए तो कुछ आंकड़े भी व्यापार को लेकर के सामने आते हैं, जिसमें ये आंकड़े ये कहते हैं कि चीन जो है वो भारत में करीब $100 बिलियन का व्यापार करता है, तमाम बंदिशों के बाद, तमाम रिश्तों में खराबी के बाद भी। लेकिन भारत जो है वो चीन में करीब करीब $15 बिलियन का व्यापार करता है, क्योंकि चीन ने काफ़ी सारी बंदिशें लगा रखी हैं और चीन में व्यापार करना उतना आसान नहीं है। तो ऐसे में क्या ये माना जाए अश्विनी जी कि जो ये बातचीत हुई है पीएम मोदी और शी जिनपिंग के बीच, इस बातचीत के बाद से ये जो रुकावटें थी वो रुकावटें खत्म होती नजर आएंगी और चीन का बाजार जो है वो भी पूरी तरीके से भारत के लिए खुलेगा? देखिए, वो बाजार जो है वो खुलेगा, लेकिन अरविंद जी भी जैसे कह रहे थे कि बिल्कुल बात सही है कि हमारी रिक्वायरमेंट जो है, हमें जो अपनी इंडस्ट्री के लिए जो सप्लाई चेन के रूप में जो सामान चाहिए वो चाइना से आता है, इसलिए हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते जब तक कि वो हम अपने यहाँ उसकी प्रोडक्शन नहीं करें। तो इसलिए ये ट्रेड डेफिसिट रहेगा, लेकिन हम उसको कितना दे सकते हैं, उसमें जितना भी ऐड होगा वो हमारे लिए एडवांटेज का साइन होगा कि हम ट्रेड डेफिसिट को भी कम करेंगे और हमारा एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा। तो इससे जो समिट के बाद या इस पे एग्रीमेंट होने के बाद या बातचीत होने के बाद निश्चित रूप से असर तो पड़ेगा, लेकिन चाइना के ऊपर, चीन के ऊपर बहुत ज्यादा हम विश्वास भी नहीं कर सकते। कारण क्या है, वो समय समय पर उसकी जो मुश्किल है वो अमेरिका के कारण उसका ये व्यवहार चेंज हुआ है। यदि उसको अमेरिका के साथ उसके संबंध अच्छे होते तो आज जो चीजें वो एग्री करने के लिए समिट के अंदर तैयार है वो शायद सीन नहीं होता। लेकिन फिर भी इस कारण से ही चाहे उसके अंदर बदलाव आया, उसको अगर परिवर्तन उसमें दिखता है तो वो दोनों देशों के लिए, विश्व के लिए एक सुखद समाचार हो सकता है। जी बिल्कुल अश्विनी जी, ये काफ़ी अहम बात आपने कही है सुखद समाचार की जिस तरीके से। लेकिन दूसरी ओर अरविंद जी, जिस तरीके से तमाम बातों का हम लोग ये जिक्र कर रहे हैं, लेकिन इस बीच एक थ्योरी और निकलकर सामने आ रही है, जहां हम लोग ये कह रहे हैं कि चीन और भारत जो है तमाम जो बातें थी पुरानी उनको भुलाकर आगे बढ़ने का प्रयास अब कर रहा है और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जिस तरीके से चीन ने यहाँ पर आज शी जिनपिंग ने आज एससीओ समिट को संबोधित करते हुए आतंकवाद का मुद्दा उठाया, तो उस बीच ये भी कहा जा रहा है कि इस बयान के भी डबल स्टैंडर्ड है, क्योंकि हमेशा ये कहा गया कि चीन के ऊपर हम आंख बंद करके भरोसा कभी भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो बलूचिस्तान में BLA आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं उसको भी चीन आतंकवाद ही कहता है। बिल्कुल सही बात है। बलूचिस्तान की आजादी की लड़ाई को भी चीन आतंकवादी कहता है। और दरअसल मुझे कभी कभी अभिषेक साहब ये पूरी जिम्मेदारी के साथ लगता है कि आतंक के मुद्दे पर भारत को किसी भी देश से वैसी मदद नहीं मिली है, और अगर मदद मिली भी है तो पश्चिम से थोड़ी बहुत मिली है। तो ऐसी स्थिति में हमें लगता है कि भारत को आतंक क्या जब जिक्र करता है अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर, तो दरअसल होता ये कि सारा ध्यान भटक कर इधर आ जाता है। और इस जो एससीओ की समिट में भारत की उपस्थिति को ऐसे देखा जा रहा है जैसे कि भारत को एससीओ की ज्यादा जरूरत है, जबकि ऐसा नहीं है। ये दोनों परस्पर निर्भर है। दरअसल एससीओ को भी भारत की उतनी ही जरूरत है, क्योंकि बिना भारत की मदद के चीन भी अमेरिका का मुकाबला नहीं कर सकता है। पर पता नहीं क्यों हमारे नीति नियंताओं ने ट्रेड डेफिसिट की बात करना ठीक नहीं समझा, क्योंकि जितने भी जो भारत विशेषज्ञ है
वो ये जानते हैं कि ट्रेड डेफिसिट को लेकर भारत काफी जो है चीन से काफी नुकसान खा रहा है। और मुझे याद है कि जब अमेरिका और भारत की नजदीकियां बढ़ रही थी, और अगर मैं गलत नहीं हूं तो शी जिनपिंग साहब ने कोई 2 या 3 साल पहले कहा था कि अगर ट्रेड डेफिसिट का मामला है तो चीन इस पे बात करने के लिए तैयार है। पर ये सारे मुद्दे मुझे लगता है कि कहीं पीछे चले गए हैं और उन मुद्दों को ज्यादा महत्वपूर्ण बना दिया गया है जिनकी शायद ऐसे मंचों पे जरूरत नहीं है। आतंकवाद भारत का उसने दंश झेला है, काफी दशकों से झेला है, और अब भारत को यह पता है कि उससे मुकाबला कैसे करना है। इन मंचों से किसी भी देश से कोई खास मदद मिलने की जरूरत, कोई आशा नहीं है। जो इसको अपने साझा घोषणा पत्र में शामिल नहीं कराना चाहते हैं वो हमें मदद तो क्या करेंगे। ऐसे में हमें ट्रेड डेफिसिट पे बात करनी चाहिए थी, गलवान पे बात करनी चाहिए थी, पर यह अप्रत्यक्ष रूप से मोदी साहब ने वहां पे रखा है कि जब तक सीमा शांत नहीं होगी तब तक व्यापार नहीं होगा। पर यह द्विपक्षीय बातचीत में और ज्यादा महत्वपूर्ण तरीके से इसे रखी जाने की जरूरत है। तभी मुझे लगता है कि भारतीय हितों को साधना होगा, क्योंकि सहयोग का मतलब यह नहीं होता है कि भारत सब कुछ देता जाए जी। और चीन सब कुछ, क्योंकि चीन अपने जो उसका जो स्टैंड है वहां से बिल्कुल नहीं हटा है। पाकिस्तान जब भारत का जो लड़ाई हुई थी उसमें भी चीन ने पाकिस्तान को मदद की थी। तो ये सारे अनुत्तरित प्रश्न हैं जिनका हल निकाला जाना चाहिए, और इनका हल ही तो असली कूटनीति है। तभी तो हम कहेंगे कि हाँ, कूटनीति के मैदान में हम जीते हैं। और आज सही मौका है कि आज एससीओ को, चीन को, रूस को भारत की जरूरत है। तो यह जरूरत द्विपक्षीय साबित करके उसका फायदा उठाना चाहिए। अश्विनी साहब जी। अश्विनी जी, दूसरी ओर जिस तरीके से यहाँ पर हम महाशक्तियों का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन एक हिडन फैक्टर और है जिसको लेकर लगातार कहा जा रहा है कि भारत लंबे समय से काम कर रहा है। वो ये कि भारत लगातार 40 देशों के संपर्क में है, यानी कि 40 देशों में अपने व्यापार को बढ़ाने को लेकर लगातार भारत काम कर रहा है। और पीएम जापान गए, चीन गए, रूस के साथ बात हो रही है और आज शाम को भी बात होनी है। फिर पुतिन जो है खुद जो है दिसंबर में भारत आने वाले हैं। तो ऐसे में अश्विनी जी, इन बातचीत के दौरों को आप किस तरीके से देख रहे हैं? 40 देशों के साथ बात करना, क्या ये माना जाए कि एक और अमेरिका के साथ जो रिश्ते खराब होते नजर आ रहे हैं उससे भारत के ऊपर जो आर्थिक बोझ है थोड़ा वो बढ़ता नजर आ रहा है, लेकिन अगर थोड़ा लंबा इसको सोचा जाए 1-1.5-2 साल के रेशियो में, तो ये भी कह सकते हैं कि जो अमेरिका से घाटा हो रहा है उससे कई गुना ज्यादा फायदा भी भारत को आगे चलकर होगा। बिल्कुल, ये जो आपने बात की है ऐसा ही है कि भारत अब तक उस तरह से अपने व्यापार के विस्तार के बारे में सोच नहीं रहा था, लेकिन आज का जो ये आपदा है वो उसने हमें उसके लिए मजबूर कर दिया है कि हमें जो है अपना और भी दायरा जो है उसको बढ़ाना होगा। और वो उस पे भारत ने अभी नहीं, ये जब से ट्रंप ने इस प्रकार से रिएक्ट करना शुरू किया तभी से उस बी प्लान के ऊपर भारत ने काम करना शुरू कर दिया है। लेकिन उसको ग्राउंड पर आते आते समय लगता है। आप देखिए कि ब्रिक्स का भी जो अभी जो ब्रिटेन के साथ जो समझौता हुआ उसको भी 3 साल लगे हैं। तो अभी यूरोपियन यूनियन के साथ बात चल रही है, बाकी देशों के साथ भी चल रही है। लेकिन क्या होता है कि जिस प्रकार हम अपने देश के हितों की बात सोचते हैं वैसे ही दूसरा देश भी ये सोचता है कि उसके हितों के अनुरूप ही समझौता हो। लेकिन फिर भी वो बात चल रही है और उसके कारण से हमें एक बहुत बड़ा, क्योंकि अभी इतना विश्व के देश जो है जहां पर कि हमारा व्यापार नहीं है, तो वहां पर अगर हम व्यापार कर पाते हैं और शुरू होता है तो हमारे लिए जो यूएस के साथ जितना थोड़ा सा व्यापार है उससे ज्यादा व्यापार हम कर पाएंगे। और वो ही एक रास्ता होगा कि हमें और जो है विकसित भारत बनने में, और जो हम अपना चाहते हैं कि हम तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बने, तो उसके लिए वो प्रयास जो है भारत जो कर रहा है उसमें निश्चित रूप से उसका लाभ होगा। जी। अरविंद जी, जिस तरीके से वहाँ जहाँ लाभ हानि तमाम चीज़ों को लेकर बातें की जा रही हैं, लेकिन जो ये नए रिश्ते भारत के चीन के साथ बनते नजर आ रहे हैं, इस रिश्ते को आप किस तरीके से देख रहे हैं? क्या ये माना जाए कि भारत जो है वो चीन पर भरोसा करे, या हमें जो है फूक फूक कर कदम रखने की जरूरत है? जिस तरीके से कहावत भी कही जाती है कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है।
देखिए, गुटनिरपेक्ष होने का या सभी गुटों से संबंधित होने के अपने फायदे और अपने नुकसान हैं। जी। तो जैसे जैसे हम अमेरिका के नजदीक जाएंगे, इतना तो तय है कि हमारी सीमाएं जो है वो शांत नहीं रहेगी। जैसे गलवान के बाद में और भी कुछ समस्याएं हो सकती है, और चीन ने अरुणाचल के बहुत सारे भारतीय प्रदेशों का चीनी नामकरण किया है, तो इन सब बातों से इनकार नहीं किया जा सकता है। तो हमें यह ध्यान तो रखना ही पड़ेगा। अगर हम इधर चीन के ज्यादा नजदीक जाएंगे तो जो वेस्ट वाला खेमा है वो हमें अलग तरीके से परेशान करेगा, इतना तो तय है। तो हमें फूक फूक के कदम तो रखने ही होंगे। दूसरी बात, जैसे कि अश्विनी साहब ने कहा कि हमें अल्टरनेटिव मार्केट ढूंढना चाहिए। दरअसल भारत के जो नीति नियंता है इस चीज को लेकर कंसर्न है काफी लंबे समय से। आपको मैं G20 की जो मीटिंग जो भारत में हुई थी, G20 देशों का जो संगठन, जो उसमें भारत अल्टरनेटिव मार्ग भी ढूंढ रहा था। हालांकि यह भारत का दुर्भाग्य था कि पूरा गल्फ डिस्टर्ब हो गया। पूरा जो इजराइल और जो हमास और वो वहां के जो तमाम देशों की आपसी लड़ाई के कारण जो भारत वहां जो शांति चाहता था, और भारत अपना जो एक ऑल्टरनेटिव रास्ता जो गल्फ और यूरोप से होते हुए अमेरिका जा रहा था, वह भी नहीं कर पाया। पर ऐसा नहीं है, सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखे आगे क्या होता है। तो स्थितियां बदलेगी, और मुझे पूरी उम्मीद है अभिषेक साहब की भारत के जो प्रयत्न हैं वह फालतू नहीं जाएंगे। हमें चीन को लेकर सतर्क रहने की जरूरत है और रियलिस्टिक होने की जरूरत है। कोई बहुत ज्यादा आशावादी होने की जरूरत नहीं है। और यह भी सच है कि अमेरिका और भारत के रिश्ते अभी अस्थायी रूप से खराब हुए हैं। ये कोई स्थायी रूप से नहीं है कि भारत और अमेरिका स्थायी शत्रु हो गए हैं। चीजें भी बदलेगी और वापस मित्रता की नई जी। परिभाषाएं भी गढ़ी जाएगी, जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की हकीकत है। जी। अभिषेक साहब। जी। अश्विनी जी, आप थोड़ा सा अगर अमेरिका के टैरिफ को लेकर बात की जाए, क्या आपको लगता है कि अमेरिकी टैरिफ को लेकर ट्रंप बैकफुट पर नजर आएंगे? क्योंकि एक और जिस तरीके से इन तमाम हम चीज़ों को लेकर बात कर रहे हैं, जो समीकरण बनते नजर आ रहे हैं, जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, लेकिन दूसरी ओर जो अमेरिका की कोर्ट का फैसला सामने आया उसे भी इग्नोर नहीं किया जा सकता इन तमाम पहलुओं के बीच। क्योंकि जो ये स्थितियां बन रही इसी के बीच अमेरिकी कोर्ट ने भी क्लियरली ये कहा कि जो ट्रंप का टैरिफ है वो गैर कानूनी है, वो सही नहीं है, इस टैरिफ को आप हटाएं। और अक्टूबर तक का समय जो है वो ट्रंप को दिया गया है कि टैरिफ को जो ट्रंप है वो हटा लें। तो क्या अश्विनी जी आपको लगता है कि आने वाले समय में इसका असर जो है वो पड़ता नजर आएगा? क्या ट्रंप को मजबूरन भी, क्योंकि जिस तरीके से कोर्ट का फैसला भी सामने आया है, उस वजह से भी अपना टैरिफ वापस लेना पड़ेगा? बिल्कुल वो स्थिति आएगी। कारण क्या है कि ट्रंप जो सोचते हैं वैसा ही पूरा अमेरिका या यूएस नहीं सोचता। वहां के सेनेटर्स जो हैं वो भी नहीं सोचते हैं, कोर्ट भी नहीं सोच रहा, क्योंकि ये अमेरिका के हित में नहीं है टैरिफ लगाना। टैरिफ लगाकर वो अब सर मैं अमेरिका आपका के रुख लोगों करूंगा, के लिए मैं इस मुश्किल विषय पर पैदा जवाब करेगा। लूंगा सर मैं आपसे, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। पहलगाम हमले की एससीओ घोषणा पत्र में निंदा की गई है, बड़ी खबर है ये। पहलगाम हमले के दोषियों को सजा मिले, एससीओ में कहा गया है हमले के प्रायोजकों को सजा मिले, और एससीओ घोषणा पत्र में पहलगाम हमले का जिक्र किया गया है। ये बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। तो एक बड़ी कूटनीतिक जीत भी भारत के लिए कही जा सकती है। पहलगाम हमले के दोषियों को सजा मिले, एससीओ में कहा गया ये हमले के प्रायोजकों को सजा मिले, यानी कि हमला करने वालों को, हमला करवाने वालों को, जो इसके प्लॉट को बना रहे थे उनको सजा मिले। ये बड़ी खबर है जो निकलकर सामने आ रही है। और हमारे साथ दोनों खास मेहमान जुड़े हुए हैं। अरविंद जी, मैं जल्दी से आपका रुख करूंगा इस बीच। जिस तरीके से ये घोषणा पत्र एससीओ के द्वारा जारी किया गया, इसे किस तरीके से एक बड़ी कूटनीतिक जीत के तौर पर देखा जाए अरविंद जी? क्योंकि क्लियरली इसमें पहलगाम आतंकी हमले का जिक्र किया गया और यह भी कहा गया कि जो प्रायोजक हैं इसके, उन्हें सजा मिले। अभिषेक साहब, ये वाकई बड़ी बात है, क्योंकि जब आपने इस चीज को घोषित किया तो मेरी आंखें भी फैल गई थी। जी। तो आश्चर्य था, और वाकई ये बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत है भारत की। और चीन की तरफ से ये जेस्चर है कि चीन पूरी तरीके से भारत के साथ है, पर भारत एक बार ये निश्चित कर ले कि भारत और चीन को साथ चलना है या नहीं चलना है। आप देखिए कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति कितनी तेजी से बदल रही है, कि जो चीन पहले जब राजनाथ सिंह जी जब चीन में थे एससीओ समिट के दौरान ही, तो तब यह था कि आतंकवाद शब्द का भी जिक्र किया जाए कि नहीं किया जाए। और आज हालत यह है कि चीन पहलगाम हमले का जिक्र कर रहा है, जो भारत की बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत है। और अब लग रहा है कि
जो शहबाज शरीफ थे वो चीन गए ही क्यों, जब उनको यही कुछ सुनना था। जी जी। तो ये वाकई काफी बड़ी घटना है और चीन ने ये साफ बता दिया है। और मुझे लगता है कि अगर इसी चीज को हम आगे बढ़ाते हैं तो बहुत जल्दी ही जो गलवान वाला जो एपिसोड है वह भी खत्म हो सकता है, और जो चीनी सेनाएं जो बहुत आगे तक आ चुकी है वो वापस पीछे चली जाएगी और ये मुद्दा वहीं खत्म हो जाएगा। और इसी तरीके से भारत को कुछ और भी मुद्दे शामिल करने चाहिए अपनी द्विपक्षीय बातचीत में। तो मुझे लगता है कि ये जो बाइलेटरल डायलॉग्स हैं वो खत्म नहीं होने चाहिए और चीन के साथ यही दोस्ती जारी रहनी चाहिए, और इसमें रूस का हमें सहयोग जरूर चाहिए। क्योंकि यह भी सोचिए कि एससीओ में अगर आज हम हैं तो रूस के कारण ही है। अगर रूस ने अगर चीन पे दबाव नहीं डाला होता तो आज हम एससीओ में यह सब कुछ कूटनीति करने की स्थिति में नहीं होते। तो जी तीनों ही जो मुल्क हैं वो साथ में मिलकर अपने साझा हितों के लिए कोशिश करें, तो उससे बेहतर मुझे लगता है कि इस दक्षिण एशिया और पूरे एशियाई देशों की गरीब जनता के लिए इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता है। अभिषेक साहब जी। अश्विनी जी, जिस तरीके से लगातार तमाम चीज़ों का हम जिक्र कर रहे हैं और चीन का भी ये घोषणा पत्र निकलकर सामने आया, या यूं कह के एससीओ का घोषणा पत्र निकलकर सामने आया है, क्या इससे ये माना जाए कि चीन ये दर्शाने की कोशिश कर रहा है कि हम भारत के साथ पूरी तरीके से हैं? और जिस तरीके से व्यापारों का भी हम तमाम जिक्र कर रहे थे, तो क्या इसका असर हमें व्यापार पर भी पड़ता नजर आएगा? नहीं नहीं, बिल्कुल पड़ेगा। मैंने पहले भी बताया कि जी भाई चीन के लिए जो एक बहुत बड़ी मजबूरी भी कह सकते हैं कि उसकी अमेरिका के साथ जो ठनी है उसके कारण से हमें इसका बहुत बड़ा एडवांटेज मिला है और चीन को जो सोच में भी परिवर्तन आया। अब ये कितनी देर तक रहेगा, क्या वापिस अमेरिका और चीन की दोस्ती पहले ही तरह हो जाएगी, तो क्या चीन फिर पुराने रास्ते पर आ जाएगा, या जो है वो इस तरह से जो उसने सोच बदली है उस पर कायम रहेगा। लेकिन फिर भी जितना भी हो, मुझे लगता है कि हमने एक बहुत बड़ी जो है यहाँ पर सफलता जो है हासिल की है कि इस एससीओ समिट के अंदर ये इस प्रकार से घोषणा होना और चीन का जो सोच है उस पर परिवर्तन दिखना। अब वो कितना उसका इम्प्लीमेंट करेगा आगे वो समय बताएगा कि जब व्यापार में और चीजें आएंगी और बाकी भी जो बायलैटरल जो चीजें हैं उसको किस तरह से वो रिजॉल्व करता है। ये बायलैटरल जो डिस्कशंस हैं ये चलती रहेंगी और वो आस्ता आस्ता एक एक विषय को लेकर जो है दोनों देश सहमत अगर होते हैं तो बहुत अच्छा है दोनों देशों के लिए भी और विश्व के लिए भी। जी, ये काफ़ी अहम बात आप सर ने आपने कही है, जिस तरीके से कि दोनों देशों के लिए ये चीज़ें जो है काफ़ी अहम जो हैं वो मानी जा रही हैं। लेकिन अरविंद जी, दूसरी ओर जिस तरीके से हम अभी जिक्र कर रहे थे कि चीन के ऊपर हम भरोसा उस तरीके से नहीं कर सकते, लेकिन सर जिस तरीके से चीन अब ये एक एक गेस्चर्स अपने दिखा रहा है, इन गेस्चर्स को देखने के बाद क्या ये माना जाए कि चीन के ऊपर अब हम थोड़ा बहुत भरोसा कर सकते हैं? क्या चीन माना जाए कि अब भारत के साथ कहीं ना कहीं खड़ा है? अंतरराष्ट्रीय राजनीति में अभिषेक साहब भरोसा किसी का नहीं करना चाहिए, जी अमेरिका का भी नहीं। अगर भरोसा करना चाहिए तो अपने आप पे करना चाहिए, अपनी क्षमताओं पे करना चाहिए। क्योंकि जो पाकिस्तान चीन का इतना नजदीकी मित्र अपने आप को समझता था या घोषित करता था, वह कब अमेरिका के पाले में चला जाए या कब चीन पाकिस्तान को लेकर अपना रुख बदल ले और पहलगाम हमले का जिक्र कर ले। तो अंतरराष्ट्रीय राजनीति दरअसल अनप्रेडिक्टेबल होती है। तो ऐसे में भारत को अपना भरोसा करना चाहिए, चीन पे बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। हमें हमारी सीमाओं को एकदम पूरी ही नजर में रखना चाहिए ताकि कोई भी देश, चाहे वो पाकिस्तान हो, चीन हो या अन्य कोई भी देश हो, वह भारत की तरफ बुरी नजर न डाले। उसके अलावा हमें हमारे व्यापारिक हितों को देखते हुए चीन से समझौते का रुख करना चाहिए। और जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूं अभिषेक साहब, अपने आप को मजबूत बनाने के लिए आंतरिक आर्थिक सुधारों की बहुत जरूरत है। हमें बहुत सारे हर्डल्स को कम करने होंगे और वह हर्डल्स केवल एक सिग्नेचर से हो सकते हैं जिसको हमें इम्प्लीमेंट करना चाहिए। मुझे लगता है कि तभी भारत एक प्रगति के पथ पर आगे अग्रसर हो सकेगा। अभिषेक साहब जी। अश्विनी जी, अगर भारतीय इकोनॉमी को लेकर बात की जाए
तो जिस तरीके से लगातार ये कहा जा रहा है कि ट्रंप के टैरिफ का असर भारतीय इकोनॉमी पर पड़ता हुआ नजर आएगा, लेकिन अब जिस तरीके से लगातार तमाम फैसले लिए जा रहे हैं, ये बैठकें हो रही हैं और इन बैठकों का आप एक कह रहे हैं लगातार लोगों का कहना कि एक सार्थक असर जो है वो भी देखने को मिलेगा। क्या अश्विनी जी, जो भारत की अर्थव्यवस्था है वो अब और तेजी से आगे बढ़ेगी या स्थिरता देखने को मिलेगी भारतीय अर्थव्यवस्था में इन मुलाकातों के बाद और जो समझौते हो रहे हैं उन समझौतों के बाद? देखिए, उनका असर तो पड़ेगा ही। मैंने पहले भी आपको बताया कि अभी आप देखें कि टैरिफ का जो ये भूत है वो निकला हुआ 3-4 महीने हो चुके हैं और उसी 3 महीनों में भारत की जो जीडीपी है उसकी ग्रोथ कितनी रही है। यानी उस वातावरण में भी अगर भारत की जीडीपी ग्रोथ इतनी ज्यादा हो सकती है, तो अगर ये समझौते होते हैं, बायलैटरल बात होती है और वातावरण जो है चेंज होता है, तो और इसकी ग्रोथ की संभावना है। तो इसलिए इसका जो असर है कुल मिलाकर अल्टीमेटली क्योंकि जब एक एटमॉस्फेयर अच्छा है, बातचीत का माहौल है और अंडरस्टैंडिंग है देशों में, तो व्यापार पर उसका असर निश्चित रूप से पड़ता है। और अगर कहीं इसी बीच में फिर से कन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है या पाकिस्तान के साथ दोबारा से कहीं वॉर शुरू हो जाती है या और विश्व में भी कहीं पर इस प्रकार की अनएक्सपेक्टेड कोई इस प्रकार की घटना हो जाती है, तो उसका एक टाइमली जो है असर जो है हो सकता है। लेकिन हम पॉजिटिव होकर सोचते हैं तो निश्चित रूप से इन सारी चीजों का अल्टीमेटली असर भारत की ग्रोथ पर, अर्थव्यवस्था पर पड़ने ही वाला है। जी अरविंद जी, तमाम बातें जो है वो निकलकर सामने आई हैं इस बीच, और दूसरी ओर ये भी कहा जा रहा है कि भारत जो है वो लगातार पहले से ही इन चीज़ों को लेकर तैयार था। जिस तरीके से मैंने अश्विनी जी से भी पहले सवाल किया था ये कि जो 40 देशों से बातचीत भारत के द्वारा लगातार अपने व्यापार को लेकर की जा रही है, क्या अरविंद जी आपको ये लगता है कि भारत जिस तरीके से लगातार ये बात कर रहा है और लगातार भारत की जो बातचीत है इसका असर आने वाले समय में देखने को मिलेगा? और कितना समय अरविंद जी जब ऐसी बातचीत की जाती है एक देश से दूसरे देश में व्यापार करने को लेकर, तो उसका सार्थक असर जमीनी स्तर पर देखने को मिलता है? बिल्कुल, बातचीत का असर तो निश्चित रूप से देखने को मिलता है, क्योंकि बातचीत आपके लिए पहले से ही एक प्लेटफॉर्म खड़ा करती है जहां की बुनियाद पे आप आगे अपना व्यापार या अन्य हितों को आगे बढ़ा सकते हैं। तो इन 40 देशों में भारत जो है वो अपने कामगारों को भेजेगा, वहां अपना सामान भेजेगा। तो ये तमाम चीजें हैं जो सोचने वाली बात है। एक सबसे महत्वपूर्ण बात जो भारत को लेकर काफी सकारात्मक है कि भारत देश के नागरिक इतने मेहनती हैं कि दुनिया के आप किसी भी कोने में जाए, चाहे वो चीन हो, चाहे वो लैटिन अमेरिका हो, अफ्रीकन कंट्रीज हो, हर जगह आपको भारतवंशी मिल जाएंगे। और ऐसे ही नहीं, एक छोटे समुदाय के रूप में आप उनकी उपस्थिति पाएंगे। पर उन जो व्यक्तिगत रूप से यह जो उद्योग वहां अपना स्थापित करने या काम की तलाश में जो लोग वहां गए हैं, उनको अगर सरकार की तरफ से भी एक बड़ा सपोर्ट मिलता है, चाहे वह आर्थिक रूप से हो या राजनीतिक रूप से हो, तब मुझे लगता है कि भारत जो है वो पूरी दुनिया में उसके फैलने की संभावना चीन से ज्यादा है। क्योंकि भारतवंशी जिन आप 40 देशों का जिक्र कर रहे हैं वे भी, और उसके अलावा तमाम दुनिया में वहां के समाजों में जल्दी और आसानी से घुल मिल जाते हैं। इसका कारण उनका दरअसल जो उनके जो मूल्य हैं, खासकर जीवन मूल्य हैं, वो बहुत ही उन्हें फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करते हैं। और इसी कारण मुझे लगता है कि भारत का भविष्य बेहतर है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आगे आने वाले दिनों में हम उसका, आप और मैं, अपने जीवन में यह प्रभाव देखेंगे कि भारत का वर्चस्व पूरी दुनिया में फैला हुआ दिखेगा आपको। अभिषेक साहब, अश्विनी जी, क्या एससीओ एक आर्थिक गठबंधन बन सकता है जो कि अमेरिका और यूरोप की बराबरी कर सके आने वाले समय में, आपको लगता है? बिल्कुल बन सकता है। जी जिनपिंग ने उसके लिए जो प्रपोजल भी रखा है कि भाई उसका एक आर्थिक समूह बने, एक उसका बैंक बने, तो वो बन सकता है। और वो बनता है तो लेकिन भारत उसमें कितना रोल प्ले करेगा नहीं करेगा ये समय बताएगा। लेकिन चीन की जो है वो उस प्रकार की सोच है कि वैसा एक ग्रुप भी बने, वो एक बैंक बने और सभी जो बाकी उसके देश हैं, कंट्रीज हैं,
उनको वो समय समय पर आर्थिक मदद करना या उसको व्यापार को बढ़ाना, उसके लिए वो सारी जो चीज है वो करे। तो चीन ने उसका जो है ऑलरेडी प्रपोजल इसमें मीटिंग में, समिट में वो रखा है। दूसरा एक बात मैं कहना चाहूंगा कि भाई हमारी जो एक्सपोर्ट है वो और देशों में व्यापार बढ़ाने के लिए हम जो है जिस प्रकार से कोशिश कर रहे हैं, वैसी कोशिश देश के अंदर भी हमें करनी होगी कि जो इंडस्ट्रियल जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग है उसको और मजबूत करने के लिए। अभी उसका जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है वो बड़ी है, लेकिन सरकार को, एमएसएमई को या बाकी जो भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं उनको पूरी तरह से आर्थिक मदद भी देनी होगी और जो भी उनको मदद चाहिए वो देनी होगी, ताकि अगर हमें एकदम से बाहर से कुछ इस प्रकार के ऑर्डर मिलते हैं तो हम उनको सप्लाई करने में जो है सक्षम हो, और उसके लिए हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो मजबूत होगा। अभी ये सारी जो एक्सरसाइज है भारत की, वो जो है उसको धरातल पर हम ला सकते हैं। नहीं तो ये ना हो कि हमें वहां से एक्सपोर्ट के ऑर्डर मिलने शुरू हो जाए, लेकिन हम यहाँ पर अपनी जो मैन्युफैक्चरिंग है उसको उस स्तर तक ना ला सकेंगे तो वो एक्सरसाइज बेकार हो जाती है। जी, दूसरी ओर अरविंद जी, जिस तरीके से लगातार अगर एससीओ समिट को लेकर बात करें तो क्या एशिया में भारत अपनी कूटनीतिक स्थिति जो है वो और मजबूत कर पाएगा? भारत की एशिया में कूटनीतिक स्थिति वैसे भी मजबूत है और वह एससीओ में भारत के रिप्रेजेंटेटिव। अरविंद जी, मैं लौटूंगा आपके पास, मैं जवाब लूंगा आपसे, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां यूक्रेन युद्ध के पीछे पश्चिमी देश बड़ा कारण। पुतिन ने कहा है ये हमारी सुरक्षा दूसरा देश तय नहीं कर सकता। तो ये पुतिन का बड़ा बयान सामने आया युद्ध को लेकर, हमारी सुरक्षा दूसरा देश तय नहीं कर सकता है। यूक्रेन को नाटो में शामिल करने की कोशिश से युद्ध है और कोई भी देश अपनी सुरक्षा खुद सुनिश्चित करता है, ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। तो एससीओ समिट के दौरान पुतिन का बयान सामने आया है युद्ध को लेकर। रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध चल रहा है उस युद्ध को लेकर ये बड़ा बयान सामने आया है। एससीओ के मंच से पुतिन ने ट्रंप पर निशाना साधा और लगातार दोनों मेहमान हमारे साथ बने हैं, रुक करेंगे उनका। अरविंद जी, जिस तरीके से लगातार तमाम ये अपडेट्स निकलकर सामने आ रही हैं एससीओ बैठक को लेकर, अब इस बीच ये एक और कह सकते हैं कि बड़ी अपडेट निकलकर सामने आई है और अमेरिका को ये सीधे तौर पर आईना दिखाने जैसा, जिस तरीके से पुतिन ने क्लियरली कह दिया कि कोई भी देश अपनी सुरक्षा खुद सुनिश्चित करता है, यानी कि अमेरिका के हस्तक्षेप को लेकर उन्होंने जिक्र किया इनडायरेक्टली। बहुत मजेदार है अभिषेक साहब पुतिन साहब का ये बयान, क्योंकि अमेरिका जो बार बार ये आरोप लगा रहा है कि ये भारत का तेल खरीदना है जो रूस यूक्रेन युद्ध को मदद कर रहा है, ऐसे में पुतिन साहब का ये बयान वाकई मजेदार है और काफी सकारात्मक है। और ऐसा लग रहा है कि ये जो एससीओ का जो पूरा मंच है वो अमेरिका को जवाब देने के लिए ही बना था। और क्योंकि अभी फिलहाल सीधा सीधा मसला भारत और अमेरिका का था, तो उसमें ऐसा लग रहा है कि चीन और रूस वो भारत के साथ है, खासकर इस मुद्दे को लेकर। तो ये वाकई भारत के लिए काफी कूटनीतिक जीत है, काफी भारत ने इस एससीओ समिट से काफी हासिल किया है और मुझे लगता है कि इसके परिणाम बहुत जल्दी नजर आएंगे। या तो भारत और अमेरिका का जो द्विपक्षीय जो संबंध है वो स्थायी प्रतिद्वंदिता में बदल जाएगा, या फिर अमेरिका को झुकना पड़ेगा और एक समझौते के टेबल पर आना पड़ेगा और भारत के किसानों को लेकर या वहां के पशुपालकों या मछुआरों को लेकर जो वह चाहता है कि उनकी परवाह किए बगैर उनको हम पूरा मार्केट खोल दें या वो कर ले, तो अमेरिका उस मंसूबे में कामयाब नहीं हो पाएगा। भारत ने ये वैसे पहले ही स्पष्ट कर दिया है। तो भारत अपने हितों को ठीक तरीके से पूरी दुनिया के सामने रख रहा है, अमेरिका के सामने रख रहा है, और बाकी जो दुनिया के दूसरे देश है वह भी भारत के महत्व को समझ रहे हैं। तो भारत की आबादी, भारत की अर्थव्यवस्था वाकई अपने आप में एक मजबूत उपस्थिति है और भारत की जो एक कामयाब कहानी की वो सूरत दिखाते हैं अभिषेक साहब। बिल्कुल, अश्विनी जी, अरविंद जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक्त इंडिया